नमस्कार, मैं प्रियनाथ कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हंस पाठशाला के इस YouTube चैनल में। पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा और उसके विकास के संबंध में भाषा के विषय पर पढ़ा था। भाषा से संबंधित सिद्धांत, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत तथा भाषा के विभिन्न भाषाओं का रूप पढ़ा था। आज हम लोग भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भाषा का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है, आकृति मूलक आधार पे और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण में मूल रूप से रचना तत्व पर ध्यान दिया जाता है और पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों प्रधान रहता है। आइए नोट्स भी करते चलते हैं, साथ साथ व्याख्या के साथ साथ कुछ पॉइंट्स को भी बोर्ड के माध्यम से भी मैं आप सभी को इसके बारे में बताता चलता हूं। भाषा वर्गीकरण। भाषा के वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। कौन कौन आधार पे? पहला आकृति मूलक वर्गीकरण। पहला आकृति मूलक वर्गीकरण। दूसरा ख में पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व पर लेते हैं। इसका आधार क्या है? आधार रचना तत्व। इसका आधार रचना तत्व है और पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रचना तत्व तथा अर्थ तत्व। ये दोनों है। अब आकृति मूलक वर्गीकरण, चूंकि आकृति को आधार मानकर, रचना को आधार मानकर वर्गीकरण करेंगे, तो अब इसको हम लोग कई एक भागों में बांटते हैं। पहले अयोगात्मक और योगात्मक, फिर योगात्मक का भी वर्गीकरण श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट आदि भेदोपभेद में बांटते हैं। इस भेदोपभेद को आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए आरेख के द्वारा हम लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। आइए इसको आरेख के द्वारा समझते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण को आरेख के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ये आकृति मूलक वर्गीकरण का आरेख है। संक्षिप्त में उसकी शाखा, प्रतिशाखा या वर्ग और उपवर्ग का इसका आरेख है। आप जरूरत के हिसाब से वीडियो को पॉज करके इसे लिख ले सकते हैं, संग्रहित कर ले सकते हैं, भविष्य के लिए याद रखने के लिए और समझने के लिए। आइए इसको समझते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा के वर्गीकरण के दो आधार हैं, पारिवारिक वर्गीकरण और आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रधान रचना तत्व का होता है। रचना तत्व का, स्थान सामीप्य का, आदि का, स्थान सामीप्य का, क्षमा चाहूंगा, पारिवारिक वर्गीकरण में होता है। रचना तत्व का प्रधानता होता है। तो इस आधार पर आकृति मूलक वर्गीकरण का जब आधार लेते हैं भाषा को बांटने के लिए, तो दो आधार होता है, योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषा
शब्दात्मक भाषा को कहते हैं, जिसमें एक शब्दीय एक अक्षरीय भाषा भी इसको कहते हैं। इसके उदाहरण के स्वरूप चीनी भाषा को लिया जा सकता है। इसमें दूसरा योगात्मक वर्गीकरण को भी, योगात्मक भाषा को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट उस भाषा को कहते हैं जिसमें प्रत्यय प्रधान भाषा जो भाषा प्रत्यय प्रधान होगा, प्रत्यय प्रधान भाषा को अश्लिष्ट भाषा कहेंगे। श्लिष्ट भाषा जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों घनिष्ठता से जुड़े हुए रहे, वह भाषा जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों घनिष्ठता से जुड़ जाए, उसे श्लिष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत उस भाषा को रखेंगे। तीसरा प्रश्लिष्ट भाषा में समास प्रधान भाषा को प्रश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत रखते हैं। प्रश्लिष्ट भाषा के भी 2 वर्ग हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट का उदाहरण चिफोर भाषा को लिया जा सकता है पूर्ण प्रश्लिष्ट के उदाहरण के तौर पर। आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा का उदाहरण बास्क भाषा को लिया जा सकता है। दूसरा श्लिष्ट भाषा को 2 वर्ग में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और फिर दोनों को संयोगात्मक और वियोगात्मक में बांटते हैं। अंतर्मुखी, संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी, संयोगात्मक और वियोगात्मक। इसी श्लिष्ट के संयोगात्मक का उदाहरण संस्कृत भाषा है तथा वियोगात्मक का उदाहरण हमारा अपना हिंदी है। श्लिष्ट भाषा के संयोगात्मक के अंतर्गत संस्कृत भाषा है। अश्लिष्ट को चूंकि ये प्रत्यय प्रधान है और प्रत्यय को किसी भी वाक्य या शब्द के बीच में, अंत में, पहले या दोनों तरफ जोड़ा जा सकता है, उसी के अनुसार कहने का मतलब है स्थान के अनुसार प्रत्यय जहां पर लगा रहे हैं उस स्थान के अनुसार उसका नाम का वर्गीकरण कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी उसी अनुसार रखते हैं। पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अर्थात अश्लिष्ट का वर्गीकरण कुछ न कुछ कहीं न कहीं हमें देखने में आ रहा है, जो प्रत्यय है प्रत्यय के स्थान पर रख रहे हैं। जब पहले लगा रहे हैं, पूर्व का मतलब पहले, जब प्रकृति के पहले प्रत्यय लगा रहे हैं तो पूर्व, जब बीच में लगाएंगे मध्य तो मध्य योगात्मक, अंत में अंत योगात्मक, और पूर्वांत, पूर्व और अंत, पहले और अंत दोनों जगह लगाएंगे तो पूर्वांत। इसके उदाहरण के तौर पर पूर्व योगात्मक में काफिर, मध्य योगात्मक का उदाहरण भाषा संथाली भाषा को लेते हैं, और अंत योगात्मक के अंतर्गत कन्नड़ भाषा को रख सकते हैं। मफोर भाषा उदाहरण है पूर्वांत योगात्मक का। इसी तरह आकृति मूलक वर्गीकरण का संक्षिप्त रूप से हम अध्ययन पूर्ण कर चुके। दूसरा वर्गीकरण का आधार है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व, अर्थ तत्व, वाक्य, स्थान समीप्य आदि प्रधान होते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण का दूसरा, भाषा वर्गीकरण का दूसरा आधार पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। पारिवारिक वर्गीकरण का एक नाम ऐतिहासिक वर्गीकरण भी है। इसका एक नाम ऐतिहासिक वर्गीकरण भी है। इसका एक नाम ऐतिहासिक वर्गीकरण भी है। ऐतिहासिक वर्गीकरण, इसमें रचना तत्व तथा अर्थ तत्व दोनों प्रधान होता है। हम लोग देखें कि आकृति मूलक में केवल रचना तत्व प्रधान था, लेकिन इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों प्रधान है।
इसमें इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखते हैं सामीप्य का, स्थान सामीप्य आदि का भी ध्यान रखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। जैसे भोलानाथ तिवारी पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत कुल परिवार 13 ही माने हैं, जबकि निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में पूरे विश्व को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं भाषा वर्गीकरण के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत 18 भाषा परिवार को स्वीकार किया जाता है। 4 भाषा परिवार हैं। एक चीज इसको नोट कर लीजिए, भोलानाथ तिवारी 13 ही मानते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र पूरे विश्व को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांट रहे हैं? 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट रहे हैं, और इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 18 भाषा परिवारों को 18 भाषा परिवारों को मानते हैं, या 18 भाषा परिवार हैं। ये 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन है? यूरेशिया, पहला यूरेशिया, दूसरा अफ्रीका, भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, शांत महासागरीय, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा अमेरिकी महाद्वीप या अमेरिका भूखंड। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत विश्व की समस्त भाषाओं को, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि विश्व की समस्त भाषाओं की गिनती करके विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन लगभग 3000 के आसपास सभी मानते हैं कि 3000 विश्व की भाषाएं, विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं, अब तक ज्ञात भाषाओं की संख्या 3000 के लमसम मानते हैं। तो उन 3000 भाषा का वर्गीकरण जब करते हैं और पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर करते हैं, तो पहले उसे 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं, और उन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में उन्हें 18 भाषा परिवारों में बांट रहे हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, 18 भाषा परिवार हैं। 18 भाषा परिवार में पहला यूरेशिया है। ये यूरेशिया शब्द यूरोप और एशिया मिलकर बना है। यूरेशिया किससे बना है? यूरोप प्लस एशिया। यूरोप का यू और एशिया, यूरेशिया। अफ्रीका भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, चौथा अमेरिका भूखंड। यूरेशिया भाषा परिवार अब पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत जितने यूरेशिया यूरोप और एशिया के शब्द से मिलकर बना है। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा भाषा परिवार यूरेशिया भाषा परिवार को ही मानते हैं। इसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार हैं। 10 भाषा परिवार हैं, जिसमें से पहला है भारोपीय भाषा परिवार। इसमें से भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा अफ्रीका भूखंड,
तीसरा प्रशांत महासागरीय, चौथा अमेरिका भूखंड। अमेरिका भूखंड के अंतर्गत अमेरिकी परिवार, प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत मलय पोलिनेशियाई तथा पापुई परिवार आदि परिवार आते हैं। अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत 3 भाषा परिवार हैं, जिसमें सुदानी, बंतो आदि आते हैं। आपको मुख्य रूप से भारोपीय भाषा परिवार का ही इसमें एक दृष्टि डालना है। भाषा परिवार के अंतर्गत इसी में हमारा हिंदी भाषा का विकास या भारतीय भाषा का विकास जुड़ा हुआ है। इसमें है भी भारत और यूरोप, भारोपीय भारत और यूरोप शब्द से मिलकर बना है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में सत्तम तथा केंतुम 2 वर्गों में बांटते हैं। इस भारोपीय भाषा परिवार का इसका एक और नाम आर्य भाषा या इंडो जर्मनिक, इसका एक और नाम इंडो जर्मनिक, आर्य भाषा या इंडो जर्मनिक, इंडो जर्मनिक। भारोपीय भाषा परिवार को ही आर्य भाषा, इंडो जर्मनिक कहते हैं। और इसके 2 वर्ग हैं, सत्तम और केंतुम। सत्तम और केंतुम। सत्तम वर्ग के अंतर्गत ही भारोपीय, क्षमा चाहूंगा, भारतीय ईरानी भाषा आती है। भारतीय ईरानी भाषा, इस भारतीय ईरानी भाषा के भी 3 वर्ग हैं। इसका ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा, इसके कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग। ईरानी, दरद और तीसरा भारतीय ईरानी भाषा को 3 भागों में ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा में बांटते हैं। ईरानी पुरानी बैक्ट्रिया, जो बैक्ट्रिया गणराज्य था उससे संबंधित है ईरानी। दरद, दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है, पर्वत। इसके अंतर्गत इसे पैसाची प्राकृत के अंतर्गत भी इसको रखते हैं। और कश्मीरी भाषा इसी दरद भाषा से विकसित भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा, इसके जो 3 विकास खंड हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। भारोपीय भाषा परिवार, इसके अंतर्गत हम लोग सत्तम और केंतुम देख चुके। इसके सत्तम के भारतीय ईरानी भाषा के को 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला ईरानी भाषा, दूसरा दरद और तीसरा भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, इस भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा आदि में बांटते हैं। भारतीय आर्य भाषा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं प्रियनाथ कुमार YouTube के इस हंस पाठशाला से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, तथा आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी मेरे इस पाठशाला के चैनल को, हंस पाठशाला के चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कोविड-19 के काल में आप सभी सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें,